सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार के अंदर इस वक्त बात करें तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और अब बिहार के अंदर एनडीए सरकार बन रही है। यानी आपको पूरी जानकारी दे देते हैं, 15 नवंबर को एनडीए विधायकों दलों की बैठक होने वाली है, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी गई है और अगले सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। यानी एनडीए की तरफ से जो साफ कर दिया गया था कि सीएम का चेहरा नीतीश कुमार ही है और सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे, अब इस पर मुहर लग सकती है। 15 नवंबर की तारीख को मुकर्रर किया गया है, यानी कल वो तारीख रखी गई है, क्योंकि अब सीएम इस्तीफा दे चुके हैं। क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी यही प्रक्रिया रही, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं उसके बाद सीएम को इस्तीफा देना होता है, विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी होती है और ऐसा ही हो रहा है। विधायकों की बैठक होगी, विधायक दलों की बैठक होगी, जिसमें सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। क्योंकि अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जेडीयू थर्ड पार्टी और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी रही। हालांकि एनडीए की सरकार बन रही है। सीधे निशांत राय का रुख कर लेते हैं, न्यूज रूम से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। निशांत, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके की प्रक्रिया रहती है ठीक वैसी प्रक्रिया हो रही है। सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि अभी मुहर लगनी बाकी है। कौन होगा सीएम बिहार का? सीएम होंगे, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम के लिए किसको सिलेक्ट किया जाएगा बीजेपी की ओर से, ये एक बड़ा सवाल है। सुशील मोदी के नाम पर बीजेपी के कुछ नेताओं को ऐतराज और उनका कहना है कि सुशील मोदी के रहते हुए भाजपा बिहार में जिस मजबूती से काम करना चाहिए था उस मजबूती के साथ काम नहीं कर पा रही है। ऐसे में कामेश्वर चौपाल का नाम आ रहा है। कामेश्वर चौपाल वही शख्स हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सबसे पहली ईंट रखी थी, तो हो सकता है कि उनको इनाम मिल जाए और कामेश्वर चौपाल हमें देखने को मिले कि बिहार में भविष्य में जो है डिप्टी सीएम के तौर पर रहें। कामेश्वर चौपाल के डिप्टी सीएम बनाने से सीधे तौर पर बीजेपी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश करेगी और एक दलित चेहरे को इस पद पर लाकर पूरी कोशिश यही है कि बिहार में ओबीसी, दलित और जनरल तीनों को लेकर बीजेपी एक बैलेंस बनाना चाहती है, जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, और सोशल इंजीनियरिंग आने वाले समय के लिए और भी मजबूत करना चाहती है। दरअसल बीजेपी इस समय बिहार में एक तरीके से आप कह लीजिए अब तक सबसे बेहतर स्थिति में नजर आ रही है और ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि जो अगला चुनाव हो तब तक बीजेपी का जनाधार बिहार में और बढ़ा रहे, जिसके चलते जो तमाम फैसले लिए जाएंगे, जो मंत्री पद दिए जाएंगे, उसमें सोशल इंजीनियरिंग का विशेष ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि बिहार में अभी हमने देखा अगर जो तमाम नतीजे निकल कर आ रहे हैं, किस तरीके से जातिगत वोट हुए हैं, ऐसे में बीजेपी अपने वोट बैंक को बहुत मजबूत करने की तमाम कोशिशें करेगी। बिल्कुल निशान, क्योंकि अगर हम पार्टियों की करें, तमाम पार्टियों की, क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री को लेकर, उप मुख्यमंत्री को लेकर बातें सामने आ रही है, लेकिन पार्टी अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है बिहार के अंदर। जहां तक हम जेडीयू को देखते हैं तो जेडीयू और आरजेडी का जो वार पलटवार देखने को मिला है पिछले दिनों, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पार्टियां कितनी गंभीर है बिहार में, क्योंकि बीजेपी अपनी मजबूत स्थिति बना चुकी है और अगले 5 सालों में हम देखेंगे कि बीजेपी और स्थिति को मजबूत करना चाहती है और जो नाम आप बता रहे हैं इससे यही लग रहा है। बिल्कुल, अगर बात की जाए जेडी और आरजेडी की, तो आरजेडी के पास अभी एक तरीके से कह लीजिए उसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि तेजस्वी यादव मात्र 32 साल की उम्र के हैं और उन्होंने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है इसमें दो राय नहीं है कि बिहार में आरजेडी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि लालू के जाने के बाद से आरजेडी कमजोर पड़ेगी, लेकिन तेजस्वी ने जिस तरीके से आरजेडी को संभाला है उसमें दो राय नहीं है कि आरजेडी अब बिहार में मुख्य पार्टियों में से एक बन गई है। सवाल उठता है कि जेडीयू का क्या भविष्य होगा, नीतीश कुमार के बाद आखिर कौन जेडीयू संभालेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर इस चुनाव को अपना अंतिम चुनाव बना दिया था। तो ऐसे में नीतीश कुमार जब पार्टी छोड़ेंगे, जब चुनावी राजनीति से दूर हो जाएंगे, तो कौन से चेहरे जेडीयू को चलाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है और नीतीश कुमार को भी इस पर विचार करना चाहिए कि उनकी अगली पीढ़ी के नेता कौन होंगे। बिल्कुल निशांत, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, क्योंकि अगर काल्पनिक तौर पर हम देखें, क्योंकि अभी तो नीतीश कुमार ही सीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम बीजेपी का भी जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करना चाह रही है बिहार के अंदर, क्या आगे आने वाले समय में जब हम काल्पनिक तौर पर 5 साल को देखते हैं आगे, तो क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री भी रह सकता है आगे आने वाले समय में, क्योंकि संगठन मजबूत हो रहा है बिहार के अंदर बीजेपी का?
देखिए, मुख्यमंत्री रहना ना रहना गठबंधन पर निर्भर करेगा और जाहिर सी बात है कि बीजेपी समझती है कि अगर अभी वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करेगी तो नीतीश कुमार जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ हुआ, कहीं बिहार में भी बीजेपी के साथ ना हो जाए। इसलिए इस गठबंधन में बीजेपी कभी भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं करेगी जब तक खुद नीतीश कुमार की इच्छा ना हो इस्तीफा देने की। यानी कि सीधे तौर पर यह कह सकते हैं अभी इंतजार करना होगा, हालांकि भविष्य तय करेगा ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जो हैं ये दो मेन कैरेक्टर हैं। ये इनकी जो दो छोटे राजनीतिक दल हैं, इनके विधायकों को बांध के रखना एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है भविष्य में। बिल्कुल निशांत, और पार्टियों की अगर बात करें, क्योंकि एनडीए के अंदर भी बैठक हो चुकी है, जेडीयू भी बैठक कर चुकी है, बीजेपी बैठक कर चुकी है। अगर विभागों के बंटवारे को लेकर जब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं तो क्या लगता है आपको कि विभागों का जो बंटवारा होगा वो किस तरीके से होगा? क्योंकि बीजेपी चाहेगी कि जो अहम विभाग हो वो बीजेपी के अंडर में हो, क्योंकि पार्टी दूसरी सबसे बड़ी बीजेपी है। देखिए, सीधे तौर पर बीजेपी यही एनडीए में चाहेगी कि कुछ अच्छे मंत्रालय जो हों उसके पास हों, लेकिन गठबंधन धर्म की मजबूरी भी है, चूंकि मुख्यमंत्री सीधा जेडीयू को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को भी कुछ ऐसे पद दिए जाएंगे जो कि बेहतर हों। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार को चलाना नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किलों भरा रहने वाला है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल निशांत, एलजेपी का आप जरा जिक्र कर लीजिए, क्योंकि एलजेपी कहां आपको दिखती है बिहार के अंदर? क्योंकि एक ही सीट एलजेपी को मिली है, लेकिन गुणगान तो चिराग पासवान मोदी के ही गा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कितना तवज्जो अब मोदी देंगे, मोदी सरकार देगी एलजेपी को? देखिए, राजनीति में ना तो कोई परमानेंट आपका दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। और जहां तक बात रही एलजेपी की, तो एलजेपी ने बिहार चुनाव में अपनी स्थिति काफी कमजोर कर ली है। ऐसे में अगर केंद्र में एलजेपी को रखा जाएगा तो उसका असर बिहार में पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार या उनके पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी लगातार एलजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी एलजेपी को एनडीए गठबंधन में केंद्र में लेकर चलना चाहेगी तो गठबंधन में दरार संभव है। दूसरी तरफ चिराग पासवान के पास अब इतनी भी विधायकों की संख्या नहीं है कि वो तोल और मोल भाव की स्थिति में आ पाए। तो ऐसे में अभी एलजेपी का भविष्य थोड़ा संकट में है। देखने वाली बात यही होगी कि चिराग पासवान किस तरीके से अब अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि बिहार के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है और कौन सी पार्टी क्या कुछ करने वाली है बिहार के अंदर। खैर,